जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इन्वेस्ट ब्लास्ट जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे नम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी अंत में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून और डी 8 जून। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की बजाय खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इस साल के वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम क्या है? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो है, जो सुरक्षित भोजन खाने और पैदा करने पर फोकस करता है। अब नजर डालेंगे दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के इतिहास की तरफ। तो पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्तों? दिसंबर 2018 में। तो स्वाभाविक सी बात है, पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 में किस थीम के साथ मनाया गया? तो अब थीम आप ध्यान से रखिए। 2019 में जब पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया तो थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के विषय के साथ मनाया गया था। इस तरह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 जून 2019 से 7 जून को पहले खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड तथा इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। दोस्तों साथ ही याद रखें, खाद्य और कृषि संगठन की तरफ नजर डालें तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी तथा खाद्य और कृषि संगठन के वर्तमान में महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंग्यू हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी राजस्थान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर तत्व नहीं, तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सकेंगे। तो दोस्तों कौन कौन से आपको याद रखना है? जो छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय या तो 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है या फिर जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक के वेतन पर काम कर रहे हैं, उनको इससे लाभान्वित होंगे भाई विद्यार्थी। अब नजर डालेंगे हम राजस्थान की तरफ। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान का कल्चर भी और राजस्थान को हम नक्शे पर भी देख सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से इसकी सीमाएं लगती हैं। अब इसके बारे में और देखें दोस्तों, हम राजस्थान का परिचय देखें अगर, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि यहाँ के 22वें मुख्यमंत्री हैं। आपको याद रखना है। अगर हम पड़ोसी राज्य देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से तथा 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। राजस्थान में स्थित अगर हम झीलें देखें तो सामर झील, जयसमंद झील, पचमदरा झील, राजसमंद झील, डीडवाना झील, बालसमंद झील, लुणकरणसर झील और अनासागर झील और फलौदी झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से आपको सागर, जयसमंद, राजसमंद, बालसमंद और लुणकरणसर याद रखना है बहुत अच्छे से। राजस्थान में बहने वाली नदियां देखें तो लूनी, बनास, काली सिंध और चंबल यहाँ की प्रमुख 4 नदियां हैं जो राजस्थान में बहती हैं। राजस्थान में स्थित थार रेगिस्तान को महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, जो कि दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान
रेगिस्तान है। साथ ही यह राजस्थान के 60% क्षेत्रफल को कवर करता है, जो आपको याद रखना है। राजस्थान में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों याद रखें, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। कौन कौन से दोस्तों? रणथंभौर, मुकंदरा, केवलादेव, कुंभलगढ़ और सरिस्का। मुख्यतः मतलब यह मेन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से पूछे गए हैं। देखेंगे अब राजस्थान के बारे में और जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ के हम बिजली संयंत्र देखें तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। कहाँ है? तो जवाहर सागर, यह राजस्थान में स्थित है। दूसरा है जवाहर सागर पनबिजली स्टेशन, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। और माही बजाज सागर पनबिजली संयंत्र, जो कि माही नदी पर स्थित है। कहाँ है? ये तीनों राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान के शहरों के उपनाम देखें तो गुलाबी शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। सफ़ेद शहर, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस, तीन उपनाम है उदयपुर के। बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। सफ़ेद शहर, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। और ब्लू सिटी और सन सिटी दो उपनाम है जोधपुर के। यह चारों राजस्थान के प्रमुख शहर हैं जिनके यह उपनाम है, आपको याद रखना है, जो पूछे जाते हैं। और राजस्थान के और अन्य तथ्य देखें दोस्तों तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित यूनेस्को विश्व हेरिटेज समिति के 43वें सत्र के दौरान भारत के गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों भारत की जो पिंक सिटी कहलाता है जयपुर, यह यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल है। और कौन से? 43वें सत्र में शामिल किया गया, जो कि कहाँ? अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ था। देखते हैं आगे की जानकारी राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों में। तो दुनिया भर में अपनी सफेदी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के मकराना के मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। आरबीआई जयपुर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा, तो जयपुर में। मणिपुर के बाद राजस्थान उन्मादी भीड़ की हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य उन्मादी भीड़ की हिंसा को लेकर जो कानून बनाया मणिपुर, और दूसरा राज्य राजस्थान। राजस्थान जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना, याद रखना है। राजस्थान के थोड़े से और तथ्य बचे हैं दोस्तों, दो और, तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो एक छोटी सी स्टोरी है, वह आप सुनिएगा और समझिएगा। तो राजस्थान के अलवर जिले के छोटे से गांव हिंसल की पायल जंगड़, नाम याद रख लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जंगड़ को बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा। यह कब दिया गया है? 2020 में दिया गया चेंज मेकर अवार्ड। और किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा न्यूयॉर्क में दिया गया है। किसको? पायल जांगड़ को। इसलिए बोला था दोस्तों। और पायल को यह सम्मान उसी कार्यक्रम में मिला जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वहीं पायल जांगड़ को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और राजस्थान सरकार ने मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तंबाकू और मिनरल ऑयल से बने पान मसाले और सुगंधित सुपारी के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाया गया है। महाराष्ट्र और बिहार के बाद यह प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य बना। पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार और तीसरा राजस्थान बना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी दिल्ली, सी केरल और डी गोवा। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में केरल राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आपको याद रखना है 300 करोड़ रुपए। नजर डालेंगे केरल की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं दक्षिणी भारत में स्थित राज्य केरल, जिसकी अगर राजकीय सीमा देखा तो कर्नाटक और तमिलनाडु से तथा अरब सागर से तटीय सीमा बनाता है। अब नजर डालेंगे केरल के परिचय पर। तो दोस्तों केरल की राजधानी
तिरुवनंतपुरम में केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के राज्यपाल आर्य मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल के पड़ोसी राज्य आपको अभी बताए जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक तथा केरल में स्थित बांध देखें अगर तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर और चिमनी बांध चिमनी नदी पर। तो आपको इडुक्की बांध की नदी बहुत अच्छे से याद रखें, पेरियार बाकी तो दोनों में आपको नाम नदी के नाम उसी में छुपे हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर हम केरल में तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल के प्रमुख पर्यटन स्थल देखें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर और कालामंडलम, ये तीनों केरल में ही स्थित हैं और आपको तीनों याद रखने हैं। साथ ही केरल से जुड़े अन्य तथ्य देखें दोस्तों तो केरल भारत का पहला साक्षर राज्य तथा सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। दोनों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला साक्षर राज्य तो केरल और सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य तो केरल। केरल के अन्य तथ्य देखें दोस्तों तो केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया गया। केरल का जेंडर पार्क फरवरी माह से शुरू किया गया। तो दोस्तों भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में ही खुला और वह कब फरवरी से शुरू किया गया। केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया गया, याद रखना है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। केरल में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। केरल की टेक्नोसिटी मंगलपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ? केरल की टेक्नोसिटी मंगलपुरम में। तो साथ ही दोस्तों याद रखें केरल के पलक्कड़ जिले में ओट्टापलम में भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है। तो भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ? केरल के पलक्कड़ जिले में ओट्टापलम में। साथ ही स्नोइक बोट्स रेस केरल में यह रेस अल्लपुझा की झील में होती है। नाम याद रखें दोस्तों, कौन सी झील? अल्लपुझा की झील। स्नेक बोट्स चूंकि देखने में स्नेक जैसी होती हैं इसलिए इन्हें ऐसा नाम दिया गया है। केरल से दोस्तों आज जानकारी इतनी, फिर कभी आगे विस्तृत में बताऊंगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी ईरान और डी ब्राजील। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में ब्राजील ने भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को आयात की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला किया है। दोस्तों नजर डालें ब्राजील की तरफ तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं। यहाँ की राजधानी ब्राजीलिया तथा मुद्रा रियल है। साथ ही ब्राजील से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आपको याद रखना है कि 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है जून 2021 में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में के बाद रेपो दर क्या तय की गई है? आपके ऑप्शन है ए 4%, बी 6%, सी 8% और डी 10%। तो दोस्तों याद रखें कि जून 2021 में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर 4% तय की गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा। रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा गया है। इसके साथ ही रेपो रेट लगातार 6ठी बार अपरिवर्तित रहा है। कोरोना वायरस, अनिश्चितता और मुद्रास्फीति की आशंका के बीच यह निर्णय लिया गया। नजर डालें आरबीआई की तरफ तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए E200 पायलट प्रोजेक्ट, बी E100 पायलट प्रोजेक्ट, सी E300 पायलट प्रोजेक्ट और डी E400 पायलट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों याद रखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट नाम के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। दोस्तों इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए
एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि E100 पायलट प्रोजेक्ट किसके उत्पादन से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी जारी की है। तो दोस्तों कौन सी रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन द रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25, मतलब भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी जारी की गई है। और रिपोर्ट का विषय क्या है, बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। इस रिपोर्ट का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है ए लॉरा मुइरो, बी हन्ना क्लेन, सी नादेन विशेर और डी शिफान हसन। तो दोस्तों याद रखें कि नीदरलैंड की शिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों कितना समय लिया है? 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय लिया है। किसने? शिफान हसन ने। कहा कि नीदरलैंड की है। शिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था। अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17.45 सेकंड का समय निकाला था, जबकि शिफान हसन ने 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय निकाला है और यह इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। कितने? 10,000 मीटर का। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए इरफान खान, बी कादर खान, सी सुशांत सिंह राजपूत और डी सुनील कपूर। तो दोस्तों याद रखें कि द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत पहले स्थान पर रहे हैं। मोस्ट डिजायरेबल वुमेन लिस्ट में रिया चक्रवर्ती पहले स्थान पर रही। तो पहले स्थान पर मोस्ट डिजायरेबल मैन में कौन? सुशांत सिंह राजपूत। और फीमेल लिस्ट में कौन? रिया चक्रवर्ती पहले स्थान पर रही। जारी की गई लिस्ट में अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखने वाले 40 साल से कम उम्र के उन पुरुष और महिलाओं को शामिल किया गया था जिन्होंने पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है। यह लिस्ट ऑनलाइन पोल के जरिए मिले वोटों के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों तो याद रखें इस लिस्ट में हमेशा 40 साल से कम उम्र के पुरुष और महिलाएं शामिल होते हैं। जिसमें अगर आपसे पूछा जाए डिजायरेबल मेल लिस्ट में कौन था टॉप पर, तो सुशांत सिंह राजपूत। और डिजायरेबल फीमेल लिस्ट में कौन था, तो रिया चक्रवर्ती। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व जल दिवस, बी विश्व महासागर दिवस, सी विश्व विज्ञान दिवस और डी विश्व पक्षी दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में लोगों को समुद्र के महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। दोस्तों अभी 1992 में मैंने आपको एक सम्मेलन बताया, कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था भाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, स्थान में बता दे रहा हूँ। रियो डी जेनेरियो में जो प्रोटोकॉल हुआ है 1992 का, उसी से इसकी शुरुआत होती है वहाँ से, और वहाँ से कुछ देश विश्व महासागर दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी की संतुलन आदि की और राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 2009 में की गई थी। तो दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 2008 में हो जाती है एक्चुअली, और 2009 में पहली बार 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में कितने मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? आपके ऑप्शन है ए 250 मेगावाट, बी 450 मेगावाट, सी 650 मेगावाट और डी 850 मेगावाट। तो याद रखें एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। भारत की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में जेकेएसपीडीएस के साथ मिलकर 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के साथ रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। यह रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित एक टन ऑफ रिवर योजना है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कैसी योजना है? तो यह टन ऑफ रिवर योजना है। देखते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों आज के। तो आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स में आज का पहला है कि दुबई में आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता इम्प्रेस अर्थ 2021-22। पहली लाइन से ही एक पॉइंट याद रख लें, अगर पूछ लिया जाए कि प्रतियोगिता इम्प्रेस अर्थ 2021-22 कहाँ आयोजित हुई, तो दुबई में आयोजित हुई। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी। तो अगर पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन कौन है, तो वह है नाज जोशी, जिन्होंने खिताब जीता है कहाँ? इम्प्रेस अर्थ 2021-22, जो कि दुबई में आयोजित एक प्रतियोगिता थी। यहाँ पर इन्होंने खिताब जीता है नाज जोशी ने, जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन है। दूसरा करंट अफेयर्स है दोस्तों आज का वन लाइनर, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड थॉमस विजयन ने जीता। तो दोस्तों नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया? थॉमस विजयन को दिया गया। तीसरा वन लाइनर करंट अफेयर्स है दोस्तों कि लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने यूनटैब योजना का शुभारंभ किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनटैब योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में, तो आपको याद रखना है लद्दाख में। और इसके शुभारंभ किसने किया है? लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को अभी टैबलेट वितरण किया जाएगा। आपका अगला वन लाइनर है दोस्तों कि भारत ने क्या लॉन्च किया है, कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज भारत ने लॉन्च किया है। आपको याद रखना है कि मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है विश्व में, तो भारत ने। और आज का अगला है CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान संबंध विषय शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। दोस्तों कौन कौन? CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, अगर पूछा जाए तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और आज का आखिरी वन लाइनर है दोस्तों, फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती। तो दोस्तों फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? सर्जियो पेरेज ने जीती है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप अगर हम आपसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।